हम देखेंगे जितना भी प्रीवियस ईयर किया हुआ है यूपीएससी, बीपीएससी, एसएससी, बिहार दरोगा में जितना भी पूछा गया सवाल है आज की क्लास में हम देखेंगे। स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन है, स्तनधारियों में श्वसन होता है। स्तनधारियों में श्वसन किससे होता है? तो फुसफुस के। फुसफुस का आने का मतलब है कि फेफड़ा से। और श्वास नली यानी श्वसन नली किसके होता है? यानी श्वसन नली का हिंदी होता है ट्रेकिया। ट्रेकिया किससे होता था? ट्रेकिया का श्वसन किससे होता था? ट्रेकिया किसके द्वारा श्वसन करता था? यानी कीट जो है ना ट्रेकिया के द्वारा श्वसन करता था। कीट जो है वह श्वास नली यानी श्वास नली कहने का अर्थ है कि ट्रेकिया। श्वास नली का इंग्लिश वर्ड होता है ट्रेकिया। कीट लोग जो है ना ट्रेकिया से श्वसन करते थे। और त्वचा कौन यानी त्वचा के द्वारा श्वसन करते थे? तो मेढक हो जाएगा। बैक्स मेढक यानी मेढक लोग जो है त्वचा से श्वसन की क्रिया करते थे। और टेडपोल मेढक का जब छोटा बच्चा रहता है उसको कहा जाता है टेडपोल। टेडपोल किसके द्वारा श्वसन की क्रिया करते हैं? तो गिल्स से हो जाएगा। किससे? गिल्स से। चलते हैं अगला। श्वसन क्रिया में वायु के कौन से घटक की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है? हम बता चुके हैं कि श्वसन की क्रिया में जो ऑक्सीजन होता है वह हम कितना परसेंट लेते हैं? ऑक्सीजन 17% यानी 21% लेते हैं और छोड़ते हैं कितना परसेंट? 17%। और कार्बन डाइऑक्साइड कितना परसेंट लेते हैं? तो 0.03% लेते हैं और छोड़ते हैं 4% से, या फिर कभी कहीं कहीं दे देगा 4.6% भी कहीं कहीं दे देगा। और नाइट्रोजन जो है हमारा, नाइट्रोजन हम 78% लेते हैं और 78% का 78% ही छोड़ते हैं। कौन? तो नाइट्रोजन। तो इसका आंसर सही हो जाएगा, नाइट्रोजन हो जाएगा। चलते हैं अगला। मानव शरीर में ऑक्सीजन का अभिगमन होता है। अभिगमन करने का मतलब है कि यानी आगमन। मानव शरीर में ऑक्सीजन का जो है ना आगमन कहाँ होता है? मानव शरीर में कह रहा है कि ऑक्सीजन का आगमन कहाँ होता है? तो हो जाएगा, पहले जाएगा फुसफुस के द्वारा ऑक्सीजन पहले जाएगा, उसके बाद फिर जाएगा आपका रक्त के माध्यम से, उसके बाद फिर ऊतक के द्वारा। तो पहला हो जाएगा 2, उसके बाद फिर 1, उसके बाद फिर 3। 2, 1, 3 कौन है? तो हो जाएगा ऑप्शन 3। इसमें कह रहा है कि ऑक्सीजन का अभिगमन कहने का मतलब कि सबसे पहले ऑक्सीजन कहाँ से कहाँ तक जाएगा? यानी पहले फुसफुस में जाएगा, उसके बाद फिर रक्त में जाएगा और रक्त के माध्यम से ऊतक में फैल जाएगा। अगला, फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल है। फेफड़ों में जो है गैसीय विनिमय कहने का मतलब है कि परिवहन। विनिमय कहने का मतलब है कि परिवहन का कौन यानी स्थल है? तो हो जाएगा एथिपोली। फेफड़ों में गैसीय विनिमय का स्थल कौन सा है? तो एथिपोली। ये सब देखिए पूछा हुआ है, यूपीएससी प्री में पूछा गया है 2021 में। अगला है, जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति यानी श्वसन की गति क्या चीज़ होती है? जब रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है, जब ब्लड में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति में क्या चीज़ होती है? तो श्वास की गति बढ़ जाएगी, क्योंकि जब रक्त में ब्लड में जब ऑक्सीश्वसन होगा, ऑक्सीश्वसन कहने का मतलब है कि जब ब्लड में यानी ऑक्सीजन मिल जाएगा तो वो ऑक्सीश्वसन यानी कहलाता है। जब इसमें जब कमी होगा यानी ऑक्सीश्वसन में जब कमी होगा, सांद्रता में कमी होगा, ऑक्सीश्वसन की क्रिया यानी कहने का मतलब है कि इस यहाँ कह रहा है कि रक्त में ऑक्सीजन की सांद्रता में कमी आती है तो श्वास की गति क्या चीज़ होती है? तो बढ़ जाती है। श्वास की गति सीधे याद रखिए कि बढ़ जाती है। अगला, कार्बन मोनोऑक्साइड विषाक्तता यानी विषाक्त करने का मतलब है कि जहरीला निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? कार्बन डाइऑक्साइड जो है, कार्बन मोनोऑक्साइड कह रहा है यहाँ, कार्बन मोनोऑक्साइड CO विषाक्तता निम्नलिखित में से किसको मुख्यतः प्रभावित करता है? यानी कार्बन जो मोनोऑक्साइड यानी CO जिसे कहते हैं उसके जो विषाक्तता है वो किसको प्रभावित करता है? तो लीवर की कार्यशीलता को प्रभावित करता है। कौन? कार्बन मोनोऑक्साइड यानी CO लीवर की कार्यशीलता को प्रभावित करता है। जो ऑप्शन से समझाने का रहेगा उसको हम समझा देंगे और जो ऑप्शन से समझाने का नहीं रहेगा उसको हम छोड़ देंगे। अगला कह रहा है, कौन सा जैव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? या कह रहे कौन सा जीव रूपांतरण मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है? तो हो जाएगा आपको ATP से ADP बनाता है।
ये पहले भी हम बता चुके हैं कि एटीपी से एडीपी बनाता है। कौन? मानव शरीर को अधिकतम ऊर्जा प्रदान करता है यही एटीपी से एडीपी। श्वसन में ऊर्जा उत्पादन होता है। श्वसन में जो है ना ऊर्जा उत्पादन किससे होता है? श्वसन की क्रिया जब होती है तो उस समय ऊर्जा का उत्पादन किससे होता है? तो एटीपी के रूप में होता है। हम कहते हैं कि 38 एटीपी ऊर्जा का निर्माण हुआ है। 38 एटीपी बराबर 1 ग्लूकोज का निर्माण होता है। कौन? श्वसन में ऊर्जा उत्पादन होता है यानी एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। किस क्रिया में? श्वसन की क्रिया में एटीपी के रूप में ऊर्जा का उत्पादन होता है। चलिए अगला क्वेश्चन चलते हैं। अगला कह रहा है कि मानव शरीर का कौन सा भाग शरीर ताप को नियंत्रित करता है? शरीर के ताप को कौन सा भाग नियंत्रित करता है? पीछे वाले क्लास में हम फाउंडेशन क्लास जब किए थे तो उस समय पढ़ा चुके थे कि कौन जो है ना ताप को नियंत्रित करता है। तो ये हो जाएगा फेफड़ा। फेफड़ा जो है ना मानव शरीर के जो जितना टेम्परेचर रहता है उसको नियंत्रित करने का काम कौन करता है? तो फेफड़ा करता है। ब्रिक किडनी में पाया जाता है। हृदय जो होता है वह कौन सा भाग बड़ा होता है? हृदय का दायां भाग जो होता है ना वो बड़ा होता है। यकृत लीवर से जो पित्त निकलता है वो लीवर का काम रहता है कि पित्त का निर्माण करना, लेकिन जमा कहाँ होता है? तो गॉल ब्लैडर में। और गॉल ब्लैडर का जो है ना आप सभी लोग बताइएगा कि गॉल ब्लैडर से कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है पित्त निकालने के लिए? तो हम बता चुके हैं कि कोलेसिस्टोकाइनिन नामक हार्मोन रहता है जो कि उत्तेजित करता है। अगला कह रहा है क्वेश्चन कि कौन सा जीवन प्रक्रिया रासायनिक ऊर्जा को ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित करता है? यानी रासायनिक जो ऊर्जा है उसको ऊष्मा ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो श्वसन हो जाएगा। श्वसन की क्रिया के द्वारा ही रासायनिक ऊर्जा ऊष्मा ऊर्जा में परिवर्तित होता है यानी बदलता है। कौन सी क्रिया के द्वारा? श्वसन की क्रिया के द्वारा। अगला कह रहा है ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटित कहाँ होता है? कह रहा है कि जब ऊर्जा का उत्पादन होता है तो उस दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन कहाँ होता है? ये फाउंडेशन में पढ़ा चुके हैं पीछे वाले क्लास में, देख लीजिएगा। जो लोग नहीं देखें उसमें हम बहुत अच्छा से समझाए थे भी। तो ये हो जाएगा कोशिका द्रव। ऊर्जा उत्पादन के दौरान ग्लूकोज का पाइरूवेट में विघटन होना यानी कोशिका द्रव। मानव शरीर में श्वसन वर्णक। मानव शरीर में कौन सा श्वसन वर्णक है? श्वसन वर्णक करने का मतलब है कि श्वसन के रूप में यानी वर्णक होता है कौन? तो हीमोग्लोबिन में श्वसन की क्रिया के दौरान हीमोग्लोबिन मिल जाता है। क्या चीज़? ऑक्सीजन से, वही कहलाता है ऑक्सी हीमोग्लोबिन। अगला क्वेश्चन है वायु की वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है क्या कहलाता है? कह रहा है कि वायु की वह अधिकतम मात्रा यानी वायु का वह अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन करने का मतलब है कि जब हम श्वास को अंदर लेते हैं के प्रभाव के बाद निष्कासित की जा सकती है। यानी जब अंतः श्वसन करते हैं तो उसके बाद जब हम श्वास को बाहर निकालते हैं तो उस क्रिया को क्या चीज़ कहा जाता है? तो फेफड़ा का आयतन। वहीं उसी को अधिकतम जब वायु की अधिकतम मात्रा जो अधिकतम अंतः श्वसन प्रभाव के बाद निष्कासन की जा सकती है उसे फेफड़ा का आयतन कहते हैं। इसका सीधे वन लाइनर में याद रखना पड़ेगा, इसका कोई अति नहीं जो कि ऑप्शन के माध्यम से हम आपको समझा सकते हैं। मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा O2 से जुड़ता है? यानी मानव शरीर में ऊर्जा प्रदान करने के लिए कौन O2 से जुड़ता है? तो ग्लूकोज हो जाएगा। ग्लूकोज मानव शरीर में जो ऊर्जा प्रदान करने के लिए जो ऑक्सीजन से जुड़ता है ये कौन हो जाएगा? ग्लूकोज। क्योंकि ग्लूकोज जो है ना ग्लूकोज C6H12O6 होता है। ग्लूकोज जब ऑक्सीजन से अभिक्रिया करता है तो यह CO2 कार्बन डाइऑक्साइड और H2O और 686 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण करता है। पीछे वाले क्लास में बता चुके हैं, ये RRB ग्रुप डी वगैरह में पूछा गया सवाल है। देखिए हमारे फेफड़ा में कितना मिलियन यानी कोशिकाएं होती है? हमारे फेफड़ा में कितना मिलियन कोशिकाएं होती है? तो 300 मिलियन कोशिकाएं होती है। किसमें? हमारे फेफड़ा में 300 यानी मिलियन कोशिकाएं होती है हमारे फेफड़ा में। किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है?
तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में, पीछे वाले क्लास में भी बहुत अच्छा, ये तो आसान है कि किसकी अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन होता है, तो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में यानी अवायवीय श्वसन होता है। और ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, पढ़ा चुके हैं। ऑक्सी श्वसन कहाँ होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया को खोज किसने किया था, अल्टमैन ने किया था माइटोकॉन्ड्रिया का खोज। चलिए आगे कह रहा है जीवाणु में श्वसन स्थल। जीवाणुओं में जो श्वसन किसके द्वारा होता है, तो मीसोसोम के द्वारा। मीसोसोम के द्वारा जीवाणु में श्वसन किसके द्वारा होता है, मीसोसोम के द्वारा। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ा के कारण हवा से भर जाता है। कह रहा है कि अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ा किसके यानी भर जाता है, यानी किससे भर जाता है, तो फेफड़ों की अस्फीति के कारण हवा से भर जाता है। अंतः श्वसन के दौरान फेफड़ा की अस्फीति के कारण हवा से भर जाता है। कौन सा श्वसन के दौरान, अंतः श्वसन के दौरान, जब हम श्वास को अंदर लेते हैं उसके दौरान जो होता है वह फेफड़ा की अस्फीति के कारण हवा से भर जाता है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि मनुष्यों में पाया जाने वाला श्वसन पिगमेंट है। कह रहा है इनमें से कौन सा जो है ना श्वसन पिगमेंट है, श्वसन पिगमेंट है, तो यह हीमोग्लोबिन हो जाएगा, ये हीमोग्लोबिन हो जाएगा। ये इजी क्वेश्चन था, आरआरबी जेईई में पूछा गया सवाल है। अगला कह रहा है कि निश्वसन के दौरान क्या चीज़ होता है, अभी जस्ट बताए थे कि फेफड़ा की अस्फीति होता है निश्वसन के दौरान, और निश्वसन के दौरान फेफड़ा की अस्फीति द्वारा होता है। निम्नलिखित में से छोड़े गए श्वास में, जब हम श्वास को छोड़ते हैं, यानी जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो उसमें क्या चीज़ शामिल होता है, श्वास को जब हम छोड़ते हैं तो उसमें नाइट्रोजन शामिल होता है। क्या चीज़, नाइट्रोजन, क्योंकि नाइट्रोजन की मात्रा में कोई परिवर्तन नहीं होता है, इसीलिए जब हम श्वास को छोड़ते हैं तो नाइट्रोजन शामिल होता है। सांस लेने की क्रिया में, सांस जब हम अंदर लेते हैं तो उस क्रिया को क्या चीज़ कहा जाता है, सांस जब हम अंदर लेते हैं तो उसको प्रश्वसन या निश्वसन कहा जाता है। सांस लेने की क्रिया को प्रश्वसन या निश्वसन कहा जाता है। ये इजी था, ये पूछा गया है। देखिए आरआरबी जेईई चेन्नई बोर्ड वगैरह में पूछा गया है। ये जब हम श्वास को अंदर लेते हैं तो प्रश्वसन या निश्वसन कहते हैं। ये फाउंडेशन में पढ़ा चुके हैं कि निश्वसन के दौरान, यानी निश्वसन के दौरान ऑक्सीजन कितना परसेंट लेते हैं, 21%, लेकिन छोड़ते हैं कितना परसेंट है, 17%। और किस में परिवर्तन, कोई परिवर्तन नहीं होता है, तो नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता है, यानी 78% लेते हैं और 78% छोड़ते हैं। क्या चीज़, नाइट्रोजन, उसमें कोई परिवर्तन नहीं होता है। नाड़ी की धड़कन, नाड़ी कहने का मतलब है कि धामनी जो होता है ना, पल्स बीट जिसे कहा जाता है, किसके मापा जाता है। जैसे डॉक्टर लोग आप देखे होंगे कि डॉक्टर लोग जो है ना यानी नापते हैं कि आपको जब बुखार लगता है तो हाथ पकड़ कर यानी नापते हैं, वही नाड़ी की धड़कन कहलाता है, यानी वही नाड़ी की धड़कन कहलाता है। किस में नापते हैं, तो धामनी से नापते हैं। वही धामनी को जब यानी पल्स करते हैं, पल्स बीट जिसे कहा, यानी जब करते हैं तो ही जब बहुत ज़्यादा यानी बुखार जब लग जाता है तो उसमें यानी ब्लड जो है तेज़ी से गमन करने लगता है। तो इसी को जब तेज़ी से ब्लड गमन करेगा तो ही यानी समझिए कि बुखार लगा हुआ है, यानी धामनी। किससे नापते हैं, तो धामनी से। बंद खानों में दुर्घटना का कारण है, बंद जो है ना खानों में, वो दुर्घटना का कारण क्या चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड। क्या चीज़ है, कार्बन मोनोऑक्साइड है। अनॉक्सी श्वसन की अंतिम उत्पादन होता है, अनॉक्सी श्वसन की अंतिम उत्पादन क्या चीज़ है, लैक्टिक अम्ल। अनॉक्सी श्वसन के दौरान जब अंतिम उत्पाद बनता है वह क्या चीज़ बनता है, लैक्टिक अम्ल। लैक्टिक अम्ल कहाँ पाया जाता है, तो पैर वगैरह जहाँ देखिएगा, घुटना वगैरह आता है, लैक्टिक अम्ल पाया जाता है। ऑक्सीजन की उपस्थिति में ग्लूकोज का CO2 एवं जल ऊर्जा निर्मुक्त होने के साथ पुनः रूपांतरण होने को कहा जाता है। यानी कह रहा है कि जब ऑक्सीजन को हम यानी ग्लूकोज के साथ अभिक्रिया करवाते हैं तो CO2 जल और 686 कैलोरी ऊर्जा का निर्माण होता है। वो किसके दौरान यानी निर्माण होता है, किसके दौरान, तो वायु श्वसन के दौरान। जब हम वायु का अंदर लेते हैं उसी के श्वसन के दौरान हमें यानी CO2 और जल और 686 कैलोरी ऊर्जा में रूपांतरण होता है। क्या चीज़, तो ग्लूकोज और CO2 मिलकर। ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुवीय
का विघटन कहाँ होता है? ऊर्जा का उपयोग करते हुए पायरुविक का विघटन कह रहा है कि कहाँ होता है, विघटन कहाँ होता है। विघटन करने का मतलब है कि वो कहाँ पर ही टूटता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। ऊर्जा का रूपांतरण होते हुए पायरुविक कहाँ विघटन होता है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में। माइटोकॉन्ड्रिया में कौन सा श्वसन होता है, तो ऑक्सीय श्वसन होता है। क्रेब्स चक्र की क्रिया भी कहाँ होती है, तो माइटोकॉन्ड्रिया में होती है। चलते हैं आगे। लीवर अग्नाशय से कितना हार्मोन निकलता था, 3 हार्मोन निकलता था, LAT, लाइपेज, एमाइलेज, ट्रिप्सिन। और यकृत लीवर से कितना, यानी लीवर से जो लीवर का काम था कि पित्त का निर्माण करना, लेकिन जमा कहाँ होता था पित्त, तो पित्ताशय में, जिसे कहा जाता है गोल ब्लैडर में जमा होता था। चलते हैं आगे। हमारी छोड़ी हुई सांस की हवा में CO2 की मात्रा लगभग कितना % होता है? अभी बताते। CO2 जब हम सांस छोड़ते हैं तो 4%, लेकिन जब सांस हम लेते हैं तो CO2 0.03% आता है, और ये CO2 था। जबकि ऑक्सीजन कितना % लेते थे, 21%, लेकिन छोड़ते थे कितना %, तो 17%। और नाइट्रोजन में कोई परिवर्तन नहीं होता था, 78% लेते भी थे और 78% छोड़ते भी थे। कौन, तो नाइट्रोजन। ये पूछा गया सवाल, देखिए RRB JEE गुवाहाटी में पूछा गया सवाल है। चलते हैं आगे। अगला क्वेश्चन कर रहा है, ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या चीज़ कहा जाता है? यानी जब ऑक्सीजन की अनुपस्थिति रहता है, यानी ऑक्सीजन जब अनुपस्थित रहता है तो उस समय सबस्ट्रेट के अपूर्ण विघटन को क्या चीज़ कहा जाता है? यानी अनॉक्सी श्वसन। ये तो सिंपल है, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा, यानी ऑक्सीजन जब वहाँ पे नहीं रहेगा, यानी ऑक्सीजन अनुपस्थित रहेगा तो उसे अनॉक्सी श्वसन कहते हैं। क्योंकि ऑक्सी श्वसन उसे कहा जाता है ना जब ऑक्सीजन उपस्थित हो तो ऑक्सी श्वसन, जब ऑक्सीजन अनुपस्थित हो तो अनॉक्सी श्वसन। ये तो सिंपल था। कोयला के खानों में प्रयुक्त प्रदूषक गैस कौन है? कोयला के जो खान है उसमें प्रदूषण के रूप में जो है वह कौन सा गैस है, तो SO2। कौन सा हो जाएगा, SO2। कोयला के खानों में प्रयुक्त प्रदूषक SO2। तो कार्बन डाइऑक्साइड भी रहता है मगर ज़्यादा SO2 भी रहता है। कोयला के खान में CH4 भी रहता है, CH4, जो ये वायु की अभिक्रिया करके ये जलने लगता है। ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारी मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 कार्बन जो अणु था वो कितने में कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाता है, तो 3 कार्बन अणु में। यहाँ कह रहा है कि ऊर्जा उत्पादन के दौरान जब हमारे मांसपेशियों की कोशिकाओं में ऑक्सीजन की कमी होती है, जब ऑक्सीजन की कमी होती है तो 6 जो कार्बन अणु है वह कितना कार्बन अणु में टूट जाएगा, तो 3 कार्बन अणु में परिवर्तित हो जाएगा। मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार। ये बता चुके हैं कि मनुष्य 1 मिनट में कितना बार सांस लेता है, तो 16 से 18 बार। श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या चीज़ कहा जाता है? श्लेष्मा जो होता है, श्लेष्मा झिल्ली की सूजन को क्या चीज़ कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस को कहा जाता है। जब श्लेष्मा झिल्ली की जब सूजन आ जाती है, यानी फूल जाती है श्लेष्मा झिल्ली, तो उसे क्या चीज़ कहा जाता है, तो ब्रोंकाइटिस कहा जाता है। अगला है, मानव श्वसन में क्या जोड़ा जाता है, क्या छोड़ा जाता है? यानी कह रहा है कि मानव श्वसन में क्या छोड़ा जाता है। जब हम मानव श्वसन करता है तो उस समय यानी क्या चीज़ छोड़ता है, तो आ जाएगा कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ता है। मानव श्वसन में क्या छोड़ता है, जब श्वास अंदर लेता है उसके बाद फिर जब छोड़ता है तो क्या चीज़, कार्बन डाइऑक्साइड। जीवों में होने वाली उस क्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। जीवों में होने वाली उस प्रक्रिया को कहते हैं जिसमें भोज्य पदार्थों का अपघटन या ऑक्सीकरण करके ऊर्जा प्रदान की जाती है, तो यह श्वसन कहलाता है। जब जीवों में उस क्रिया को क्या कहते हैं, जब भोज्य पदार्थों का अपघटन करने का मतलब है कि टूटना या ऑक्सीकरण करके, यानी ऑक्सीकरण किसे कहा जाता है, जब ऑक्सीजन लेके टूट जाता है, करके ऊर्जा प्रदान की जाती है। किसके दौरान, तो श्वसन के दौरान। कह रहा है कि जब यानी C6H12O6 जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है, यानी ग्लूकोज जब ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करता है तो यह टूट जाता है, तो ही ऑक्सीकरण कहलाया। क्योंकि ऑक्सीजन जब संयोज हो रहा है तो ऑक्सीकरण कहलाता है। तो ही ये क्रिया किसके कहाँ होता है, तो श्वसन की क्रिया होती है। श्वसन का संपूर्ण क्रिया को संपन्न करने के लिए जटिल जीवों में क्या होता है?
श्वसन की संपूर्ण क्रिया यानी करने के लिए जटिल जीवों में क्या चीज़ पाया जाता है? क्या चीज़ पाया जाएगा? तो श्वसन तंत्र पाया जाएगा। श्वसन तंत्र की क्रिया के द्वारा यानी श्वसन तंत्र पाया जाएगा। ये तो सिंपल था। निम्नलिखित में से कौन संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग है? संपूर्ण श्वसन प्रक्रिया का एक भाग कौन सा है? तो ये बाह्य श्वसन, आंतरिक श्वसन, गैसों का परिवहन, ये तो खुले हो जाएगा इनमें से सभी। अगला कह रहा है श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है। बता चुके हैं ये पहले भी कि ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में कौन होता है? ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। कह रहा है यहाँ की ऑक्सीजन की अनुपस्थिति में होता है तो ये वायवीय श्वसन हो जाएगा। ऑक्सीजन की उपस्थिति में होता है तो वायवीय श्वसन, लेकिन अनुपस्थिति में अवायवीय श्वसन हो जाएगा। ऑक्सीजन की जब कहेगा अनुपस्थिति यहाँ लगा देगा तो अवायवीय, लेकिन जब उपस्थिति कहेगा तो वायवीय श्वसन हो जाएगा। चलते हैं आगे वाले क्वेश्चन में। अगला हमारा क्वेश्चन कह रहा है श्वसन का एक प्रकार है जो ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है। कह रहा है कि कौन ऑक्सीजन के अनुपस्थिति में होता है? तो अवायवीय श्वसन। और उपस्थिति में कौन होता है? तो वायवीय श्वसन। उपस्थिति में हो जाएगा वायवीय श्वसन, जबकि अनुपस्थिति में हो जाएगा अवायवीय श्वसन। अगला क्वेश्चन कह रहा है कि उभयचर, सरीसृप, पक्षी और स्तनधारी किसके द्वारा श्वसन करता है? उभयचर के कहने का मतलब है कि जो स्थल और जल दोनों में रहता है उसी को कहा जाता है उभयचर। सरीसृप, पक्षी, स्तनधारी ये सब किससे करता है? तो फेफड़ा से करता है, यानी फेफड़ा से हो जाएगा। निम्नलिखित में से एक श्वसन सतह एक गुण नहीं है। कह रहा है कि इनमें से कौन सा एक गुण नहीं है श्वसन सतह का? यानी श्वसन सतह का कौन सा एक गुण नहीं है? तो ये हो जाएगा इसकी जो सतह होती है ना, ये सूखी होनी नहीं चाहिए। अगर जो इसका सतह सूख जाएगा तो ये एक गुण। ये कह रहा है कि इसका पतला होना चाहिए, ये सही है। इसके सतह का क्षेत्रफल अधिक होना चाहिए, सही है। इसका सतह जो नम होना चाहिए लेकिन सूखी नहीं होना चाहिए, ये गलत हो जाएगा। मनुष्य में किस प्रकार का श्वसन होता है? मनुष्य में जो होता है वह किस प्रकार का श्वसन होता है? किसमें? तो मनुष्य में तो ये फुसफुसीय श्वसन होता है। मनुष्य में फुसफुसीय श्वसन होता है। फुसफुस के द्वारा श्वसन की क्रिया होती है मनुष्य में। फुसफुस धमनी कहाँ पाया जाता है? ये सब पढ़ाएंगे आगे वाले भी क्लास में भी चलेगा ये सब, फुसफुस धमनी वगैरह। उसमें भी हम अच्छा से समझाएंगे फिगर के माध्यम से। निम्नलिखित में से अगला कह रहा है कि निम्नलिखित में से किसमें फुसफुसीय और क्यूटेनियम दोनों प्रकार का श्वसन होता है? फुसफुसीय और क्यूटेनियम दोनों प्रकार के श्वसन किसमें हो जाता है? तो हो जाएगा मेढक में। मेढक में क्यूटेनियम और फुसफुस दोनों प्रकार के श्वसन की क्रिया होती है। किसमें? मेढक में। ये सब पूछा गया सवाल है। निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में श्वसन तंत्र का एक भाग है? कौन एक मनुष्य में श्वसन तंत्र का भाग है? किसमें? तो मनुष्य में। तो ये हो जाएगा इनमें से सभी, क्योंकि फेफड़ा भी मनुष्य का भाग है, स्वर यंत्र भी मनुष्य का भाग है। स्वर यंत्र को कहा जाता है जिसे वॉइस बॉक्स कहते हैं, और ये श्वास नली ट्रैकिया भी यानी मनुष्य का भाग है। मनुष्य के श्वसन तंत्र का भाग है क्या चीज? ट्रैकिया। मनुष्य शरीर में कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है? कह रहा है कि कौन जोड़े में नहीं पाया जाता है? तो आँख भी पाया जाएगा, यकृत पाया जाएगा, फेफड़ा पाया जाएगा, लेकिन नासा द्वार ये जोड़े में, नासा द्वार जो होता है वह जोड़े में ये भी पाया जाता है, लेकिन यकृत, लीवर सिर्फ एक पाया जाता है, ये जोड़े में नहीं पाया जाता है। कौन? तो लीवर। जबकि फेफड़ा कहेगा तो फेफड़ा यानी जोड़ा में पाया जाएगा, लेकिन लीवर सिंगल पाया जाता है। मनुष्य में दो नासिका व्यस्म, चलिए चलते हैं। मनुष्य में दो नासिका व्यस्म या कक्ष पाए जाते हैं, जिसे कहा जाता है नासा पट्टिका कहा जाता है। नासा पट्टिका पीछे वाले क्लास में हम फिगर के माध्यम से समझाए थे कि नासा पट्टिका कहाँ रहता है। नासा पट्टिका जो रहता है वह नाक के जो नासिका पट्टिका यानी नाक के जो जस्ट अंदर रहता है भाग, वही नासा पट्टिका कहलाता है। मुख्य रूप से एक नासिका चैम्बर के कितने भाग होते हैं? नासिका जो चैम्बर होता है उसका कितना भाग रहता है? तो 3 भाग रहता है। मुख्य रूप से नासिका चैम्बर का कितना भाग रहता है? तो 3 भाग रहता है नासिका चैम्बर का। चलिए अगला, नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है? नासिका कक्ष का कौन सा भाग बाह्य नासिका छिद्र में खुलता है? तो प्रकोष्ठ प्रघ्राण कक्ष। प्रकोष्ठ प्रघ्राण कक्ष, प्रकोष्ठ प्रघ्राण
कक्ष यानी ये नासिका छिद्र में खुलता है। बाह्य नासिका छिद्र कहने का मतलब है कि नाक का जो बाहरी छिद्र आता है वही बाह्य नासिका छिद्र कहलाता है। नासिका कक्ष के प्रकोष्ठ क्षेत्र से संबंध में कौन सा गलत है? कह रहा है कि नासिका क्षेत्र के यानी प्रकोष्ठ क्षेत्र के संबंध में कौन सा यानी गलत है? ये हवा को छानता, ये सही है, क्योंकि हवा को छाने का कहने का मतलब है कि प्रकोष्ठ क्षेत्र में ही नाकों में बाल पाया जाता है, यानी नाक वगैरह में बाल देखिएगा पाया जाएगा। किसको काम है? यानी हवा को छानता है। ये रोम मुक्त त्वचा होता है। रोम मुक्त कहने का मतलब है कि यानी उसमें यानी बाल उल वगैरह पाया जाएगा। यह म्यूकस मेम्ब्रेन होता है, यहीं पर म्यूकस भी पाया जाता है। म्यूकस का काम होता है जो धूलकन वगैरह जाता है वो बाल रोकने का काम करता है, और म्यूकस में जाके कहीं अगर जो चल गया अंदर तो म्यूकस में जाकर सट जाता है, जिसे अपशिष्ट पदार्थ के रूप में नाक से निकाल दिया जाता है। ये हवा का टेम्परेचर को बदलता है, ये गलत हो जाएगा, ये आपको गलत हो जाएगा, तो डी नंबर हो जाएगा इसका आंसर। चलिए, नासिका कक्ष का कौन सा भाग एयर कंडीशनर के तरह काम करता है? एयर कंडीशनर के तरह कौन सा भाग काम करता है? तो रेस्पिरेटरी चैम्बर। रेस्पिरेटरी चैम्बर जो होता है वह नासिका कक्ष का एयर कंडीशनर के रूप में कार्य करता है। एयर कंडीशनर कहने का मतलब है कि हवा को कंडीशन की स्थिति में रोकना। हवा की यानी स्थिति को यानी कौन करता है? तो ये हो जाएगा आपका रेस्पिरेटरी चैम्बर। रेस्पिरेटरी से ही पता चल रहा है कि ये श्वसन की क्रिया में भाग लेगा यानी। चलिए अगला है, निम्नलिखित में से कौन मनुष्य में सुगंध का पता लगाने का काम करता है? कह रहा है कि कौन मनुष्य में सुगंध का पता लगाने का काम करता है? तो घ्राण क्षेत्र। ये कभी कभी पूछ देता है कि मनुष्य में सुगंध का कौन पता लगाता है? तो घ्राण क्षेत्र। कौन हो जाएगा? घ्राण क्षेत्र जो होता है वह मनुष्य में सुगंध का पता लगाता है। कौन क्षेत्र? घ्राण क्षेत्र। चलिए अगला क्वेश्चन है, नासिका व्यस्म या कक्ष की दीवार टेढ़ी मेढ़ी या घुमावदार प्लेट की तरह होती है, जिसे क्या चीज़ कहा जाता है? नासिका जो व्यस्त रहता है वह टेढ़ी मेढ़ी घुमावदार प्लेट की तरह होती है, उसे क्या चीज़ कहा जाता है? तो कांची कहा जाता है। उसे क्या चीज़ कहा जाता है? तो हो जाएगा आपका कांची। नासिका कक्ष सबसे पहले जल्दी गड़बड़ा गया था थोड़ा सा। क्वेश्चन कह रहा है कि नासिका कक्ष सबसे पहले कहाँ खुलता है? जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है, यानी वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग कौन सा है? ग्रसनी जो है वह नासिका कक्ष का सबसे पहला भाग खुलता है, यानी नासिका जब आगे जाता है तो ग्रसनी ये सबसे पहला भाग खुलता है, जो वायु और आहार का उभयनिष्ठ मार्ग है। यहीं पर जो है ना वायु और यानी मार्ग जाता है। वायु और आहार कहने का मतलब है कि भोजन और यानी हवा जब जाता है नाक के द्वारा जब हवा जाता है, मुंह के द्वारा भोजन जाता है, तो यही ग्रसनी में ही दोनों यानी जैसे कि यानी पानी जब हम पीते हैं तो इसके यानी ग्रसनी के नीचे एक ट्रैकिया के ऊपर, ग्रसनी के नीचे और ट्रैकिया के ऊपर जस्ट पाया जाता है, जिसे कहते हैं एक ठो अति पाया। रुकिए चलिए बता रहे थे कि ट्रैकिया ग्रसनी के जो मध्य में पाया जाता है वह एपिग्लोटिस पाया जाता है। एपिग्लोटिस यही काम करता है कि भोजन को हम भोजन के रास्ते यानी लग जाने का काम करता है, और वायु के रास्ते लग जाने का काम करता है। कहने का मतलब है कि जब एपिग्लोटिस के यहाँ पे रहता है तो जब भोजन हम करते हैं तो वायु जिस रास्ते जाता है उस रास्ते हम ना जाकर बल्कि आहार नली के यानी माध्यम में भेज देता है। चलिए आगे क्वेश्चन में चलते हैं। ग्रसनी श्वासनली में खुलता है। ग्रसनली कहाँ यानी किस श्वासनली में खुलता है? तो स्वरयंत्र, ध्वनि पेटिका, वॉइस बॉक्स। हाँ, वॉइस बॉक्स भी खुलेगा ग्रसनी में, ध्वनि पेटिका और स्वरयंत्र में भी खुलेगा, इनमें से सभी में खुलेगा। तो इसका आंसर हो जाएगा इनमें से सभी हो जाएगा। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ध्वनि उत्पादन करता है? श्वसन तंत्र का कौन सा भाग जो है ना ध्वनि का उत्पादन करता है? तो हो जाएगा कंठ ध्वनि का उत्पादन करता है। एपिग्लोटिस अभी बताए थे, इसका काम होता है कि भोजन को भोजन के रास्ते भेजना और वायु को वायु के रास्ते भेजना। स्वरयंत्र के प्रवेश द्वारा उपस्थित
प्रवेश द्वार पर उपस्थित इपिग्लोटिस का मुख्य कार्य क्या चीज़ है। अभी जस्ट हम बताएं कि इसका मुख्य कार्य क्या चीज़ है। तो भोजन को श्वासनली में जाने से रोकना। बताएं कि भोजन को भोजन के रास्ते भेजना और श्वासनली को श्वासनली के ही रास्ते भेजना। यानी भोजन जब श्वासनली में जाता है तो उसको रोकने का काम करता है कौन, इपिग्लोटिस। यही जब कभी भोजन जब श्वासनली में चला जाता है तो आपको हिचकी आने लगता है। हिचकी के माध्यम से आपको यानी भोजन को यानी ऊपर फेंकने का काम करता है कौन, तो यही इपिग्लोटिस का काम करता है, इपिग्लोटिस काम करता है। चलिए, श्वासनली की लंबाई कितनी होती है। श्वासनली की जो है लंबाई कितनी होती है, तो 12 सेंटीमीटर होती है। श्वासनली की लंबाई 11 से 12 सेंटीमीटर होती है। किसकी, तो श्वासनली की लंबाई। श्वसन तंत्र का कौन सा भाग, सॉरी यार, अगला क्वेश्चन कर रहा है कि श्वसन तंत्र का कौन सा भाग ग्रसनी को ट्रेकिया से जोड़ता है। ग्रसनी को ट्रेकिया से श्वसन तंत्र का कौन सा भाग जोड़ता है। ग्रसनी को ट्रेकिया से बताएं अभी जस्ट कि ग्रसनी को ट्रेकिया से जो जोड़ने का काम करता है वह स्वर यंत्र करता है। स्वर यंत्र, वॉइस बॉक्स जिसे कहा जाता है। एडम्स एप्पल संबंधित है। एडम्स एप्पल किससे संबंधित है। एडम्स एप्पल तो गर्दन से, गर्दन में यह एडम्स एप्पल संबंधित है। किससे, तो गर्दन से। ये वॉलनाइलर है, याद करना पड़ेगा इसको। जो एडम्स एप्पल है वह किससे संबंधित है, तो गर्दन से हो जाएगा संबंधित। श्वासनली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थि, श्वासनली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य क्या है। श्वासनली में जो उपस्थित रहता है अपूर्ण उपास्थीय वलय का जो मुख्य कार्य है वो क्या चीज़ हो जाएगा, तो श्वासनली को चिपकने से रोकना। यानी श्वासनली जो होता है उसको चिपकने से रोकना। जो श्वासनली होता है उसको चिपकने से रोकने के लिए ये अपूर्ण उपास्थि वलय का मुख्य कार्य रहता है। यानी किसका कार्य, अपूर्ण उपास्थीय वलय का मुख्य कार्य रहता है कि श्वासनली को चिपकने से रोकना। जो श्वासनली की दोनों दीवारें रहती है उसको ना चिपकने देना का काम रहता है, यानी दोनों को चिपकने नहीं देने का कार्य करता है। श्वासनली में उपस्थित अपूर्ण उपास्थीय वलय की संख्या लगभग कितनी होती है। अपूर्ण जो उपास्थीय वलय रहता है, यानी कहने का मतलब है कि इस टाइप में जो वलय रहता है, श्वासनली में जो वलय रहता है उसकी संख्या कितनी होती है, तो 16 से 20 होगी। लगभग 16 से 20 होगा, लगभग 16 से 20। श्वासनली एक सीधी नलिका है जो बच गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं चलिए अगला कह रहा है कि श्वासनली एक सीधी नलिका है जो बच गुहा में जाकर सबसे पहले दाएं और बाएं किसमें विभाजित हो जाता है। यानी दाएं और बाएं दो यानी किससे विभाजित हो जाता है, किसमें, यानी दो विभाजित हो जाता है। तो ये प्राथमिक श्वासनिकाओं में विभाजित हो जाता है। प्राथमिक श्वासनिकाओं में विभाजित हो जाता है कौन, तो जब श्वासनली यानी श्वासनली एक सीधी नलिका जो बच गुहा में जाकर सबसे पहले यानी ये दाएं और बाएं दो भागों में विभाजित हो जाता है। प्राथमिक श्वासनिकाओं में विभाजित हो जाता है। मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़ा, लास्ट क्वेश्चन है, मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़ा कहाँ पाया जाता है, कहाँ उपस्थित रहता है। मनुष्यों में एक जोड़ी जो फेफड़ा रहता है वह कहाँ रहता है, बच गुहा में रहता है। मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़ा कहाँ रहता है, तो बच गुहा में रहता है। मनुष्यों में एक जोड़ी फेफड़ा कहाँ रहता है, तो बच गुहा में रहता है। आज चलिए यहीं तक रहने देते हैं। ये वीडियो में हम टोटल यूपीएससी बीपीएससी वगैरह जितना भी एसएससी रेलवे वगैरह हम पूछा गया था साइंस का सवाल हम टोटल कर चुके हैं। यानी अगला वीडियो में भी लाएंगे, यानी जितना भी पूछा गया सवाल था प्रीवियस ईयर वगैरह हम 2021-22 तक में पूछा गया सवाल है। चलिए आज यहीं तक रहने देते हैं। जो नए जुटे हैं वो ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। बाकी बात सभी को जय हिंद जय भारत। बाकी बात कल के क्लास में होगा।